अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टुडे स्पेशल के साथ मैं हूं तारिक हफीज। नाजरीन, बहुत बड़े बड़े स्कैंडल्स मंजरियाम पर आते रहे और पाकिस्तान में करप्शन की बड़ी बड़ी स्टोरीज जो है वो सामने आई। लेकिन आज जो आपको स्टोरी बता रहे हैं वो हाउसिंग की अब तक का फ्रॉड, सबसे बड़ा फ्रॉड है। हाउसिंग की अब तक की सबसे बड़ी स्टोरी है जिसमें करोड़ों अरबों नहीं बल्कि 118 अरब रुपए अवाम की जेबों से निकाले गए और सिर्फ 35 कनाल 6 मरले की जगह को 2 लाख के तकरीब फाइलों की नजर किया गया और 2 लाख के करीब फाइलें आगे फरोख्त की गई और 118 अरब रुपए जो है वो हथिया लिए गए। ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी के नाम से रावलपिंडी में एक हाउसिंग सोसाइटी का क्याम अमल में आया और 2 लोगों ने इसको शुरू किया। वो 2 लोग कौन है वो आपको बताते हैं। ये ब्लू वर्ल्ड, आप देख लें कि ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी जो है वो बनाई गई है और अवाम को किस तरीके से धोखा दिया गया, किस तरीके से फ्रॉड किया गया उनके साथ। मासूम अवाम को नहीं मालूम था कि ये जितना कुछ दिखाया जा रहा है इसके पीछे आखिर वजह क्या है और जिस तरीके का खूबसूरत जो है वो सोसाइटी बनाई जा रही है आखिर उनके साथ क्या फ्रॉड होने वाला है। हर शख्स की ख्वाहिश थी कि इस जगह पर कोई ना कोई प्लॉट जो है वो ले लिया जाए और फिर लोगों ने लिए प्लॉट, उसके बाद लोग रोते रहे, फिर लोगों ने एप्लीकेशंस पे एप्लीकेशंस दी और नक्शा बदल गया उनके घरों का और फिर इसके साथ साथ उनका अपना जो है वो काफी नुकसान हुआ। इनके जो ये मनाजर देख रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन का काम जहां पर जारी है, दरिया के करीब जो है वो लोग था, दरिया के करीब जो लोग थे, जो दरिया के करीब जगह थी, शामलाटे थी, उनको भी शामिल किया गया और घर तो क्या मिलना था लोगों को, जिन्होंने वहां पे इन्वेस्टमेंट की, जिन्होंने वहां पे डिपॉजिट जमा करवाए, उनको ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी में घर या प्लॉट तो क्या मिलना था, उनके वो पैसे भी चले गए जो उन्होंने प्लॉट की इन्वेस्टमेंट के लिए इन मालिकान को दिए। ये मालिकान बहुत ही शातिर हैं और ये इनका जो तरीका वारदात है वो बड़ा अलग है। सबसे पहले तो हम जब प्लॉट लेने जाते हैं तो हमें पूछना चाहिए कि आखिर ये जो सोसाइटी मार्ज वजूद में आई है इसका एनओसी है या नहीं है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हासिल किया गया है या नहीं है। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी इस चीज की मजाज है कि वो तमाम सोसाइटीज को जो पिंडी में है वो एनओसी जारी करे और उसके बाद वहां पे कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो स्टार्ट होता है और फिर सहूलियात जो है वो एनओसी की बुनियाद पे आती है। वहां पे बिजली आएगी तो एनओसी की बुनियाद पे आएगी, वहां की वाटर सप्लाई अगर पानी फराहम करेगी तो वो भी एनओसी की बुनियाद पे आता है और वहां पे अगर मीटर कनेक्शन होते हैं, बिजली के कनेक्शन होते हैं, सुई गैस के कनेक्शन होते हैं तो वहां पे हर घर से और सोसाइटी से खुसूसन जो है वो एनओसी की डिमांड की जाती है महकमों के साथ। सबसे बड़ा फ्रॉड ये कि एनओसी इसका हासिल नहीं किया गया और मैं खुद हैरान हूं कि जब एनओसी एक सोसाइटी के पास नहीं है तो वहां पर पानी और बिजली कैसे पहुंचा। इसका मतलब कि जो हाथ हैं वो बहुत लंबे हैं और वहां पर जो है वो जितनी जमीन है, जितने लोगों ने प्लॉट लिए और जितनी बड़ी सोसाइटी ये दिखाई जा रही है, ये जमीन सिर्फ 35 कनाल 6 मरले है। ये जो आपको नजर आ रही है ये 35 कनाल 6 मरले आपको लगती है, बिल्कुल नहीं। ये बहुत बड़ी सोसाइटी एक बना दी गई है और फिर एनओसी जो है वो नहीं दिया गया। इस वक्त आपको बताएं कि ये नाम कौन कौन है। साद नजीर वल नजीर अहमद है जो कि साबिक डीसीओ हैं, एक वो है, उनके साथ एक पार्टनर है चौधरी नदीम एजाज वल्द मोहम्मद एजाज। ये 2 लोग हैं जो इस सोसाइटी को रन कर रहे हैं और अब इनका बायोडाटा भी आपको थोड़ी देर में हम बताते हैं। लेकिन इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं राना कामरान साहब, डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। उनसे सूरत हाल जानते हैं कि आखिर क्या मामला है। राना कामरान, आपका बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि ये ब्लू वर्ल्ड जो है सोसाइटी, किस तरीके से अवाम से इन्होंने पैसा लूटा और आखिर माजरा क्या है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की तारीख का अगर कहा जाए कि हाउसिंग सोसाइटी की दुनिया में सबसे बड़ा फ्रॉड है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये बिल्कुल बेसलेस एक जो चीज़ है ब्लू वर्ल्ड के नाम से, ब्लू वर्ल्ड सिटी के नाम से रावलपिंडी में ये चक्री रोड पे वाक़या है और बिल्कुल बेसलेस ये एक सोसाइटी है जिसका अभी तक आज के दिन तक जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है और कानूनी हैसियत ना होने के बावजूद आज के दिन तक ये एक कम से कम जो गरीब आवाम है उसकी जेबों से 118 अरब रुपया जो है वो निकालने में कामयाब हो चुके हैं। और जिन्होंने जो टैक्ट इस्तेमाल किया है वही जो मार्केटिंग टैक्ट होते हैं कि जो एक बड़ी लेविश किस्म का इश्तिहार बना दिया जाता है और उसको फिर बड़े अच्छे से उसकी पब्लिसिटी की जाती है और मासूम लोगों को है जो वो इन्वॉल्व किया जाता है, उनको गुमराह किया जाता है, फिर उनकी जेबों से पैसे निकाल लिए जाते हैं। तो बिल्कुल ये इसी तरह का है और ये एक बहुत बड़ी दीदा दलेरी है, क्योंकि ये क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, उनका जो माइंड सेट है वो क्रिमिनल है, तो इसलिए वो बिल्कुल इदारों से हाइफ होना, डरना या लोगों के पैसों के मतलब डरना कि ये गरीब लोगों के पैसे हैं, ये हम बिला वजह हड़प ना करें, हम कैसे करेंगे, तो ये तो डर उसको होता है जिसके अंदर कोई थोड़ी सी ईमान हो, जिसके अंदर थोड़ा सा कोई खौफ खुदा अच्छा, हो। तो वो कामरान ये भी बताइएगा कि ये जाहिर है कि जब सोसाइटी काटी गई उसके बाद फिर सोसाइटी में डेवलपमेंट हुई, कंस्ट्रक्शन की गई,
کوئی محکمہ وہاں پہ نہیں پہنچا، ایک بار دفاتر بھی گرائے گئے آر ڈی اے کی جانب سے، لیکن کوئی ایف آئی آر وغیرہ کا اندراج نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ نہ صرف آر ڈی اے بلکہ دیگر محکموں تک بھی ان لوگوں کی پہنچ ہے۔ جی نہیں، ایسا نہیں ہے کہ آر ڈی اے نے کوشش نہیں کی، آر ڈی اے نے اس کو گرایا نہیں، آر ڈی اے نے متعدد دفعہ وہاں پہ سیل کیا، متعدد دفعہ وہاں پہ ان کی بلڈنگیں گرائیں اور متعدد دفعہ وہاں پہ ڈٹ کیے۔ لیکن میں آپ کو بتا چکا کہ جو کرمنل مائنڈیڈ لوگ ہوتے ہیں وہ بالکل اپنا جو طریقہ واردات ہے وہ ایک تسلسل کے ساتھ جاری رکھتے ہیں۔ آر ڈی اے نے متعدد دفعہ اس کو جو ہے وہ بلکہ اس کا شو کا نوٹس کیا، اور ابھی بھی آر ڈی اے نے، دیکھیں آر ڈی اے جو ہے، آر ڈی اے قانون نافذ کرنے والا ادارہ نہیں ہے۔ آر ڈی اے کو جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی ریپوٹیشن جو ہے وہ پاکستان میں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ جو مقامی پولیس ہے، مقامی پولیس کی اشیر بات سے جو ہے جو پریشرائز کیا جاتا ہے دیہی علاقوں میں، وہاں پہ زیادہ تر پولیس فورس کو جو ہے وہ یوٹیلائز کیا جاتا ہے۔ تو پولیس فورس کو ایک تو بڑا ایزی ٹارگٹ سمجھتے ہیں یہ پیسے والے لوگ، اور جو اس طرح کے کرمنل مائنڈیڈ لوگ ہوتے ہیں کہ ایک بندہ متعدد مقدمات میں مطلوب بھی ہو، وہ اشتہاری بھی ہو۔ جی اچھا، اس پہ چودھری ندیم اعجاز ولد محمد اعجاز کا بیک گراؤنڈ کیا، جو کہ باضابطہ قبضہ گروپ سرکاری کاغذات میں ڈکلیئرڈ ہے، جس پر مقدمات ہیں تقریباً 4 کے قریب مقدمات جو ہیں وہ ایک ہی تھانے میں، تھانہ چونترا میں ہیں۔ تو یہ ندیم اعجاز صاحب ہیں، میں ایک تصویر دکھا دوں، کامران صاحب آپ لائن پہ موجود رہیں۔ ناظرین، یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا اور صرف اپنی سنی سنائی بات نہیں ہے، ڈاکومنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ندیم اعجاز صاحب ہیں اور باضابطہ قبضہ گروپ سرکاری کاغذات میں ڈکلیئرڈ ہیں، اور ان پر مقدمہ نمبر 20/19 ہے، بجرم 302 ہے، 148 ہے اور اس کے علاوہ 149 ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مقدمہ ایک اور ان پر درج ہے تھانہ چونترا میں ہی، جہاں پہ 67/19 ہے، اور جرم ان کا 429 تے پہ ہے، یہ بھی تھانہ چونترا میں درج ہے۔ پھر ان پہ 2019 میں ہی تیسرا مقدمہ ہوا 99/19 بجرم 337 ایف ہوا۔ اس کے علاوہ دفعات ان میں لگائی گئی 109، 149، 148 اور 506، اور پھر چوتھا مقدمہ بھی 2019 میں ان پہ درج ہوا، تو وہ بھی تھانہ چونترا کا مقدمہ ہے۔ تو کامران صاحب، یہ 4 مقدمات، اور یہ سرکاری دستاویز بھی ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم اپنی طرف سے بات نہیں کر رہے، باقاعدہ ایس ایس پی کی جانب سے اور آپریشن ونگ کی جانب سے جو پولیس کا ہے اس کی جانب سے جو ہے وہ راولپنڈی کے سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس نے ان کا نام باقاعدہ مینشن کیا ہے، ندیم اعجاز ولد محمد اعجاز سکنا پنڈیلبو چونترا۔ تو ان کا نام تو مینشن ہے، پولیس میں پہلے سے یہ قبضہ گروپ نامزد ہے، تو کس چیز کا سہارا لیتے ہیں یہ پھر؟ جی میں آپ کو طارق بھائی ایک آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ کچھ عرصہ قبل یہ جو ندیم اعجاز ہیں یہ ویلڈنگ کا کام کرتے تھے اپنے علاقے تھانہ چونترا کی حدود میں۔ تو یہ ساتھ مزید جو ہے یہ کسی کام سے وہاں پہ گئے تو وہیں پہ ان کی ملاقات ہوئی، ایک ہوٹل میں بیٹھ کے وہیں پہ ان کو اس کا تعارف ہوا کہ یہ تو بڑا کرمنل مائنڈیڈ بندہ ہے۔ تو وہیں پہ ان کی آپس میں ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ آج جو وہ ندیم اعجاز ہے، آج آپ اس کے ٹھاٹ باٹ دیکھیں کہ اس نے اپنے ہمسایوں کو نہیں چھوڑا، کہ جہاں پہ رہ رہا ہے اس کے جو ہمسائے ہیں وہ کراچی میں کام کرتے ہیں، اس نے انہی کے جو ان کا پلاٹ تھا خالی وہاں پہ اس پہ بھی جار تعمیر کر لی ہے، اور اس کے علاوہ متعدد جگہوں پہ جو سرکاری تھے ان پہ بھی قبضہ کر لیا ہے۔ تو یہ بالکل اس کا جو یہ ریکارڈ ہے، یہ ریکارڈ بالکل یہ دستاویز جو ہیں یہ ہمارے پاس موجود ہیں، یہ سرکاری دستاویز ہیں، اس پہ کوئی کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں۔ کامران صاحب، باضابطہ قبضہ گروپ ڈکلیئر ہونے کے باوجود بھی کسی ادارے نے نوٹس نہیں لیا یا راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے کسی جگہ پہ استغاثہ نہیں دیا کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے؟ جی ان کا جو طریقہ بار تھا تو وہ بڑا ڈفرنٹ، میں آپ کو پہلے بتا چکا، انہوں نے جو کمپنی بنائی جب ان کے پاس فراڈ کے پیسے آ گئے تو اس کے بعد انہوں نے کچھ حساس اداروں کے جو ریٹائرڈ ملازمین تھے ان کو اپنے پاس ہائر کر لیا اور ان کو بڑے بڑے عہدوں پہ بٹھا دیا اپنی ہی ہاؤسنگ سوسائٹی میں۔ تو وہ ایک اداروں پہ ایسا پریشر ڈیولپ کرنے کی کوشش کی گئی کہ فلاں صاحب ہمارے ساتھ ہیں، فلاں صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ تو وہ ایک ایسا جو معصوم لوگ ہیں، جو ہمارے مطلب جو ادارے ہیں، جو بڑے ریسپیکٹیبل ادارے ہیں، ان کی ساکھ کو بھی کسی حد تک جو ہے یہ بالکل ڈیمیج بھی کر رہے ہیں اور ان کو متاثر بھی کر رہے ہیں۔ اور یہ بالکل عوام کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو اس طرح کے جو مس یوز کرتے ہیں ہمارے یہ اداروں کو، تو اس پہ بھی پابندی ہونی چاہیے کہ جو بھی لوگ اس طرح کے لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں اس پہ چاہیے کہ فورسز کو اس پہ عمل درآمد، اس پہ ایکشن لے، اور ایسے لوگوں کو بھی یہ آپ میرے ساتھ لائن پہ موجود رہے ہیں۔ یہ اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں بورڈ آف گورنرز میں جن کا ذکر کیا کامران صاحب نے کہ حساس اداروں کا نام استعمال کیا جا رہا ہے، سرکاری اور پرائیویٹ زمینوں پر قبضے جو گروپ کر رہا ہے، اور ایک ایسی تنظیم بنا کے ان کو ایڈوائزر بنایا گیا ہے اور ان کا نام استعمال کیا جا رہا ہے، صرف نام استعمال کیا جا رہا ہے۔ اپنی ویب سائٹ پہ جو ہے وہ
इनकी तस्वीर लगाई गई हैं, इसके साथ साथ इनका नाम इस्तेमाल किया गया है ताकि इनको कोई पूछे ना। और पीछे साद नज़ीर और चौधरी नदीम एजाज, ये 2 नाम हैं। और ये जो इतना आपको बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का ग्रुप नजर आ रहा है, ये सिर्फ नाम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इनको कोई पूछे ना और इनको जो है वो किसी भी हवाले से कोई सवाल ना करे। और इनको इस्तेमाल किया गया है, इनको बताया गया कि एजुकेशन और हेल्थ सेंटर में जो है सेक्टर में जो है वो उनकी खिदमात दी जा रही हैं। और ये भी बताया गया कि जो कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, जो ब्लू वर्ल्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज है, ये सिर्फ और सिर्फ जो हेल्थ है और इसके साथ साथ एजुकेशन है, उस हवाले से खिदमात प्रोवाइड करती है और उसी हवाले से इसकी रजिस्ट्रेशन है। और इन लोगों को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में रखा गया। लेकिन आपने भी नहीं सुना होगा कि ब्लू वर्ल्ड किसी जगह पे कोई काम किया होगा। कामरान, ये बताइएगा कि ये रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की नाक के नीचे सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ है। 34 कनाल के मालिक ब्लू वर्ल्ड ने 2 लाख फाइलें कैसे बेच दी और आरडीए ने आखिर क्यों ना पूछा और मुतासरीन वहां पर क्यों ना गए, या जो दरखास्त बाजी हुई किस तरीके से उसको कवर अप किया गया? जी बिल्कुल, आपको बताऊंगा तकरीबन इसमें 2 तरह के मुतासरीन हैं। एक वो मुतासरीन हैं जिन्होंने इनसे फाइलें खरीदी और वो अपने हर माह किस्त अदा कर रहे हैं, और दूसरे वो मुतासरीन हैं जिनकी जमीनों पे कब्जा किया गया है। ये दो मुतासरीन, और ये तकरीबन 200 से ज्यादा जो हैं ये ऐसे मुतासरीन हैं जिनकी अपनी आबाई जगहों पे, जिनकी जायदादों पे इस ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी के मालकान ने नजायज कब्जा। और वहाँ पे अगर आप जाएं, वहाँ पे विजिट करें, तो ऑलमोस्ट वहाँ पे 500 से ज्यादा जो कब्जा माफिया के करिंदे हैं वो बिल्कुल दंदना रहे हैं वहाँ पे राइफलें लेके। और वहाँ जगह जगह उन्होंने अपने तौर पे चेक पोस्टें वो कायम की हैं। वहाँ पे नजायज असला वहाँ पे मौजूद है, वहाँ पे जो दुनिया भर के इश्तिहारी मौजूद हैं। और ये सारा जो है ये बिल्कुल आप कह सकते हैं कि पुलिस के इल्म में है। लोगों ने बेशुमार दरखास्तें दी हैं, लोगों ने आरडीए में दरखास्तें दी हैं, लोगों ने मुतलका थाने में दी हैं, लोगों ने सीपीओ को दी हैं। आज भी जो असिस्टेंट कमिश्नर सदर हैं, मतलब मंसूर, उनके पास आज भी कोई हमारे होते हुए तकरीबन 15 से 20 लोग ऐसे दरखास्तें लेके वहाँ पे आए कि जिन्होंने एनओसी चूंकि ये ट्राई कर रहे हैं मुसलसल। और ये उनको इससे मजेदारी की बात कहूं कि महकमे इस हद तक इन्वॉल्व है कि नायब तहसीलदार जवेद मलक है यहाँ पे, उन्होंने बगैर किसी तहकीक के एनओसी के लिए प्रूव कर दिया उसको कि आप इसको एनओसी दें, जिसको जब दूसरे किसी सरकारी अफसर से रिपोर्ट मांगी गई तो उसने कहा जी 34 कनाल अराजी पे कैसे आप एनओसी किसी सोसाइटी का दे सकते हैं। ब्लू वर्ल्ड के नाम टोटल 34 कनाल और 6 मरले जगह है, तो आप समझते हैं कि 34 कनाल जिसकी अच्छा, ये राना कामरान ये बताए कि किसी शख्स ने इस पर तवज्जो नहीं दिलाई कि आखिर किस तरीके से ये लोग यहाँ तक पहुंच गए जिस पर कब्जा माफिया जो बाकायदा नामजद है, इसके साथ साथ लोग उसे जानते भी, इलाके के चौंतरा के लोग भी जानते हैं, उसके अलावा इस्लामाबाद के लोग भी जानते हैं, और एनओसी के बगैर यहाँ तक कंस्ट्रक्शन हो गई। नहीं तारक, देखिए अगर आप बात करें मीडिया की, तो मीडिया अपनी जिम्मेदारी है वो मुकम्मल ईमानदारी से पूरी करने की वक्तन फक्तन कोशिश करता है और करता भी है। अगर आप देखें तो मुतअद्दिद अखबारात पे इनके खिलाफ बेशुमार दफा हमारे बड़े सीनियर जो कॉलमिस्ट हैं वो कॉलम लिख चुके हैं। उस पे अलावा बिल्कुल मीडिया ने आवाज उठाई है, लेकिन कोई नोटिस क्यों नहीं हुआ? देखिए सर, ये एक जो रवायत है पाकिस्तान में, जो लम्हा फिक्रिया है जिससे हमें डरना चाहिए, वो ये जो मैनेज करने का एक रवाज है कि हर पैसे वाला बंदा महकमों को मैनेज कर सकता है, ऑफिसर्स को मैनेज करने का फन जानता है। तो यही गरीब आवाम की सबसे बड़ी जो पसपाई होती है, वो गरीब लोगों की और आम आवाम की पसपाई इसी जगह पे आके होती है जब उनको मैनेज करने वाले लोग उनको नजरअंदाज करते हैं और जो गरीब की आवाज है वो वहीं पे दब जाती है। तो यही वो आवाज है जो हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आवाज कामरान, ये आवाज अवामी नुमाइंदों ने क्या असेंबली के फ्लोर पर भी उठाई? एक मेरे पास इस वक्त वजारत दाखिला हुकूमत पाकिस्तान के जवाब जो है वो पड़ा हुआ है, किसी एमपी एमएन ने पूछा था। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये रावलपिंडी से एमपी हैं इमरान भट्ट साहब, उन्होंने ये जो पंजाब असेंबली के प्लेटफॉर्म पे भी ये तवज्जो दिलाई उनकी कि ये हमारे इलाके में ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड जारी है, इस पे तवज्जो दी जाए। ये इसमें जवाब भी आया है, मैं आपको वो पढ़ के सुनाता हूँ, आप मेरे साथ मौजूद रहिएगा। ये आप नाजरीन देख सकते हैं कि वजारत दाखिला की जानिब से ये जवाब दिया गया। एफआईए की बाबत चूंकि सवाल था और एफआईए ज़ाहिर वजारत दाखिला के अंडर है, और इसमें ये सवालात किए गए, क्या वजीर साहब बयान फरमाएंगे कि इस वक्त एफआईए जिला रावलपिंडी में किन किन गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ कार्रवाई जारी है और वेबसाइट के जरिए इन गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज की तशहीरी मुहिम के खिलाफ कोई इकदाम किए गए हैं? ये एक सवाल उनकी जानिब से किया। दूसरा, क्या यह दुरुस्त है कि जिला रावलपिंडी में ब्लू वर्ल्ड के नाम से हाउसिंग सोसाइटी बड़े पैमाने पर खरीदो फरोख्त कर रही है और वेबसाइट सोशल मीडिया पर अपनी तशहीरी मुहिम भी जारी रखे हुए, मतलब एक जानिब फ्रॉड भी जारी है और दूसरी जानिब मुहिम भी जारी है? तीसरा, अगर हां तो क्या ब्लू वर्ल्ड सिटी के खिलाफ एफआईए में कोई कार्रवाई ज़ेरे इल्तिवा है और क्या ब्लू वर्ल्ड सिटी हाउसिंग सोसाइटी इस वक्त कानूनी तौर पर अपना कारोबार जारी रखे हुए है?
یہ 3 سوال بڑے امپورٹنٹ اور بڑے اہم ہیں. سیما محی الدین جمیلی ممبر نیشنل اسمبلی ان کی جانب سے یہ سوال کیے گئے تو اس کے بعد یہ جواب دیے گئے. اچھا یہ جواب پھر نہیں آئے, یہ 19 دسمبر 2019 کی بات ہے, لیکن جواب نہیں آئے, کیا نہیں ہوا, اس کے بعد کوئی کاروائی نہیں ہوئی. جب اسمبلی کے فلور پہ آواز اٹھ جائے, کوئی مافیا اتنا طاقتور کیسے ہو سکتا ہے کامران صاحب؟ سر یہی تو ہم بات کر رہے ہیں. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم اسی تو عوام کی آواز بننے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے ہمیں بھی اس میں کامیابی ہوتی ہے نہیں ہوتی, ادارے یہ لوگ ہمارا فرض ہے آواز بلند کرنا. بالکل ہمارا کام ہے آواز بلند کرنا, لوگ آواز ایوان اقتدار تک اپنی آواز کو پہنچانا. وہ ہم نے اپنی ڈیوٹی الحمدللہ اپنی پوری ایمانداری سے پوری کی, اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں کی آواز بنے, اور اپنا انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم یہ حق کی جو لڑائی ہے اس میں پورا اپنے غریب بھائیوں کا, اپنے ان متاثرین کا بھرپور ساتھ دیں. اور بالکل یہ ابھی جو پنجاب اسمبلی کی اگر بات کریں تو وہاں پہ یہ ابھی تحریک التوا جب پیش کی گئی تو اس پہ جاری ہے. یہ میرا خیال ہے کہ کمیٹی کو یہ ریفر بھی کر دیا گیا تھا. بالکل صحیح. اور اچھا پہ جو عمل درآمد ہے وہ جاری ہے. کامران یہ بتائیے گا کہ حساس اداروں کے ملازمین کے نام استعمال کیے گئے اور پورا ایک ریپیوٹ بنائی گئی اپنی, اور ریپیوٹڈ لوگوں کو ساتھ ملایا گیا, پھر اثر و رسوخ بھی ہے, اور اس کے ذریعے NOC حاصل کرنے کی کوشش بھی کی گئی. تازہ ترین سٹیٹس کیا ہے اس کے بعد؟ طارق دیکھیں یہ آج بھی جو ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی جو سعد نذیر نامی جو CEO صاحب ہیں بلیو برڈ کے, وہ کچھ حساس ادارے کے ملازمین کو لے کے وہاں پہ پیش ہوئے ہیں. ابھی وہ کمشنر راول پنڈی سے ملے ہیں, ان کو وہ پریشرائز کر رہے ہیں ہر لحاظ سے کہ آپ NOC جاری کریں. لیکن جو متعلقہ پٹواری متعلقہ جو ان کی جو رپورٹیں ہیں وہ ان کی فیور میں اس لیے نہیں جاری کہ ان کے پاس زمین نہیں ہے. تو جب زمین نہیں ہوگی تو وہ کس طرح سے اس کو وہ کر سکیں گے. لیکن ان کو جو جعلی زمین دکھا کے, لوگوں کی قبضہ کی زمین دکھا کے, وہ کہتے ہیں جی آپ کاغذ میں دیکھیں, آپ علاقہ وزٹ کریں, ہمارے پاس کتنی زمین ہے. تو جو قبضہ کی گئی زمین ہے وہ ان کو دکھا کے NOC لینا چاہ رہے ہیں, جیسے کہ وہ. تو کامران یہ جو اتنا بڑا دفتر ہے, اتنی لیوش سوسائٹی ہے, یہ زمین کس کی ہے؟ دفاتر کہاں پہ بنے ہوئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا زبردست انٹری گیٹ. جی طارق صاحب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں تقریباً 200 سے زیادہ متاثرین ہیں. کچھ یہ اوورسیز ہیں ہمارے دوست ہیں جن کی 25 کنال 50 کنال 70 کنال زمین ہے, اور وہ روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک مقیم ہے, اور پیچھے سے ان کی زمین پہ قبضہ کر لیا گیا ہے. کچھ ہمارے ایسے دوست موجود ہیں کہ جو یہاں پہ موجود ہیں, اور کسی کے اگر تایا زاد چچا زاد کسی بھائی نے ان کے ساتھ کو سودا کیا تو اس نے اس کی بھی زمین پہ قبضہ کر لیا ہے. اور ان کا طریقہ واردات میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ اگر کوئی ان کے ساتھ زمین کا سودا کرتا ہے تو صرف بیانہ دے کے فوری طور پہ زمین پہ قبضہ کر لیتے ہیں, تو باقی نہ ادائیگی کرتے ہیں نہ اس کو زمین واپس کرتے ہیں. تو یہ ایک بالکل اس وقت وہ فرعون بنے ہوئے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ قانون, ادارے, اسمبلی, RDA, کمشنر آفس, یہ سارا کچھ ہمارے گھر کی لانڈی ہے. ہم کسی بھی طریقے سے کسی کا بھی ڈیٹ لگا کے جہاں پہ وہ اربوں روپے لوگوں کی. اچھا کامران صاحب یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے, کیونکہ RDA, اینٹی کرپشن, نیب اور پولیس نے سب سے بڑے فراڈ کا نوٹس تک نہیں لیا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ یہ کس ایریا میں ایگزیکٹ, جیسے آپ نے بتایا چکری روڈ پر موجود ہے, ایگزیکٹ کس جگہ پہ, اور وہاں کے لوگ اس کے کیسے خبردار رہ سکتے ہیں, ان کے لیے بتائیے گا. جی میں طارق اگر آپ دیکھیں, میں یہ جو ہم وہاں پہ علاقے میں گئے تھے, ہم نے وہاں پہ فوٹیج بھی آپ کو جو ہے وہ شیئر کیا وہاں پہ. تو یہ تقریباً چکری سے کوئی 10 کلومیٹر, چکری موٹر وے جب ادھر سے ہم نیچے اترتے ہیں تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ واقع ہے. اور ابھی بھی وہاں پہ اگر آپ اسپاٹ جائیں تو ان کا جو ساری گیم چل رہی ہے یہ کوئی 40-50 کنال کے سراؤنڈنگ میں چل رہی ہے. وہیں پہ انہوں نے اسی سراؤنڈنگ میں انہوں نے گیٹ بنایا, اسی علاقہ میں انہوں نے کچھ جو سڑکیں بنائی ہیں. تو یہ بڑے صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک مخصوص علاقہ میں یہ ساری پلاننگ کی گئی ہے. باقی وہ صرف لوگوں کی جگہوں پہ قبضہ کیا گیا ہے, وہاں پہ بتیاں لگا دی گئی ہیں, وہاں پہ اپنی چیک پوسٹیں بنا دی گئی ہیں, وہاں پہ اپنے اشتہاری بٹا دیے گئے ہیں. تو جب یہ آتے ہیں وزٹ کرنے کے لیے کسی سوسائٹی کو, تو آپ ان کا اگر پروٹوکول دیکھیں, یہ وہ 200-300 گاڑیوں کے ساتھ آتے ہیں. آگے ایک پراپر پروٹوکول لگا ہوتا ہے, اس کی لائٹیں جل رہی ہوتی ہیں. بالکل. اس کے بعد کامران صاحب میں چاہتا ہوں کہ میں پروٹوکول بھی دکھا دوں, اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بتا بھی دیں کہ یہ صرف لاہور, اسلام آباد میں نہیں بلکہ لاہور میں بھی ان کا آفس, اس حوالے سے بھی اپڈیٹ لیں گے. پہلے تو یہ ناظرین دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی سوسائٹی ہے. یہ ٹوٹل جو بلو ورلڈ کے مالکان ہیں جن کا نام سعد نذیر ہے, جو کہ سابق DC کے صاحبزادے ہیں, اور چودھری ندیم اجاز صاحب جو کہ باضابطہ قبضہ گروپ ہیں. یہ سوسائٹی انہوں نے بنائی مل کر, اور بنائی کیسے, جس جگہ پر 36 کنال ان کی اپنی اراضی تھی, اس کنال کی 2 لاکھ کے قریب فائلیں جو ہیں وہ بیچ دیں اس زمین کی, اور ساتھ ساتھ کی جو زمینیں تھیں, جو اتنی شاملاٹیں تھیں, وہ بھی ساتھ ملاتے گئے. ایک بڑا سا انٹری گیٹ اچھا بنایا, لیوش قسم کا آفس بنایا. اس آفس پر یہ پروٹوکول آپ ملاحظہ کریں, یہ نہ صدر ہیں, نہ وزیر اعظم ہیں, اور نہ ہی اس
मुल्क के कोई बहुत आला अफसर हैं कि जितना इतना इनका प्रोटोकॉल है। या प्रोटोकॉल मुलाहिजा करें, मैं कोशिश करूंगा कि आप सबको फिर से दिखाऊं कि कितना बड़ा प्रोटोकॉल है और कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां इसमें मौजूद हैं। इस प्रोटोकॉल से अगर कोई शख्स किसी जगह पर जाता है तो मुझे बताएं कि जो छोटे लोग हैं क्या वो उनके खिलाफ जाएंगे? क्या वो जाएंगे जिन्होंने 10 लाख 15 लाख 20 लाख की इन्वेस्टमेंट की है? ये प्रोटोकॉल है जो अभी तक जा रहा है। सफेद पहले ब्लैक गाड़ियां गुजरी, उसके बाद सफेद गाड़ियां जो है वो गुजरती जा रही हैं। ये प्रोटोकॉल है नदीम एजाज साहब का, जिसके बारे में बताया कि वो पहले एक छोटा सा काम करते थे और उसके बाद उनकी मुलाकात जो है वो साद नजीर साहब से हुई और उसके बाद इन्होंने ये काम जो है वो शुरू कर दिया। ये प्रोटोकॉल आप मुलाहिजा करें कि किस कर्रो फर्क के साथ जो है वो ये गाड़ियां गुजर रही हैं। सन्नाटेदार गाड़ियां जो है वो जब गुजरती हैं तो आम शख्स की क्या मजाल है कि इनकी कोई कंप्लेन करें। कामरान, ये किसका प्रोटोकॉल है? सर आप मुझे कोई सही बात बताएं कि मुझे नहीं लग रहा कि ये इनका प्रोटोकॉल है। अगर ये इनका प्रोटोकॉल है तो ये इतने बड़े आदमी हैं, इनके खिलाफ कौन जाएगा सर? ये अगर मैं तारक आपको बताऊं तो ये हम अभी उनका जो प्रॉपर प्रोटोकॉल था हम पूरा कवर नहीं कर सके। ये हमने ऑलमोस्ट हाफ कवर किया है ना करें तो सर। ये गाड़ियां कितनी है सर? ये गाड़ियां कितनी होंगी? मुझे तो ये सैकड़ों गाड़ियां सैकड़ों की तादाद में, सैकड़ों जब ये आते हैं तो ऐसे ये असल में आप तरीका वारदात समझे तारक, ये ऐसा मेंटली तौर पर लोगों को जिच करते हैं या मेंटली तौर पर प्रेशराइज करते हैं कि कोई आम बंदा हिम्मत नहीं कर पाता कि इतने बड़े अंपायर का हम फैसला कैसे हम उसका मुकाबला करेंगे, कैसे हम उनको फेस करेंगे। तो ये एक जो ये मेंटली प्रेशर भी एक डेवलप करते हैं आम लोगों पे और उनको अपना असर सूह अपना तरीकाकार जब जाते हैं तो कोई अगर किसी मिनिस्टर को बुला लिया, किसी बड़े आदमी को बुला लिया कि जी आए आप आपको अपनी सोसाइटी विजिट कराएं, तो इस तरह के जो हथकंडे हैं जो प्रॉपर एक फ्रॉडी टाइप के लोग करते हैं, जो असल लोग होते हैं। मैं तो इसमें पुलिस की गाड़ी भी देख रहा हूँ आगे। बिल्कुल, उसमें मैं आपको बताऊं कि मकामी किसी मिनिस्टर को लेके जा रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, इन बड़े बड़े लोगों की दावतें करते हैं, तो फिर जाहिर है कि इस किस्म का प्रोटोकॉल मिल जाता है। और बाकी अच्छा ये बाकी लोग कौन होते हैं इनके साथ? चले गार्ड भी रख लें तो 4 से 6 रख लें। तारक साहब आप कैसी बात कर रहे हैं? जब आप 118 अरब का फ्रॉड करेंगे तो आप 5-6 गार्ड के साथ करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि कम से कम अगर इस वक्त भी वहाँ पे रेड की जाए तो वहाँ पे नॉन कस्टम गाड़ियों की तादाद है जो वो उनके एक जैली फार्म हाउस पे खड़ी है इस वक्त, उनकी भी तादाद 50-60 में होगी जो। और यहाँ पे उसके बाद जो इश्तिहारी हैं, अगर वहाँ पे इस वक्त भी पूरी ईमानदारी के साथ दिल्ली इंतजामिया जाए और वहाँ पे सर्च करे, सर्च ऑपरेशन करे, तो वहाँ पे आपको सैकड़ों की तादाद में इश्तिहारी मिलेंगे जो मुल्क भर के इन्होंने इकट्ठे करके जो एक ट्रेंड बना हुआ है जमीन इनका कब्जा माफिया का, कि जितने भी इश्तिहारी हैं बड़े बड़े मुल्क भर से ये उनको अप्रोच करते हैं। अच्छा ये बताएं कि ये जो इस काफिले में लोग शामिल हैं, इस प्रोटोकॉल में लोग, जाहिर है आम आदमी तो जाएगा नहीं, शरीफ आदमी तो जाएगा नहीं कब्जा माफिया के साथ, क्या वो भी इश्तिहारी हैं? वो भी किसी ना किसी जुर्म में हैं? उन पर भी पर्चे हैं? कौन लोग इनके ज्यादा करीब हैं? ये एक हर चीज को मैनेज किया जाता है मखसूस स्टाइल के साथ, मैनेज करके फिर उस इलाके में लोगों को दिखाया जाता है। क्योंकि ये जो एक आप जो हमारे देहाती लोग हैं वहाँ पे आज भी रख रखाव और मासूमियत जो है वो आपको नजर आती है, क्योंकि हम ऑलमोस्ट हमारा तमाम लोगों का जो बैकग्राउंड है वो किसी न किसी देहात से जुड़ा होता है। तो आप बड़े अच्छी तरीके से उनकी साइकी जो है उनकी वो समझ सकते हैं कि वो किस तरह के लोग होते हैं। वो आज भी अमीर आदमी को वो एक इज्जत एहतराम देते हैं, वो समझते हैं कि यार ये तो इसी तरह ये उनकी जो मासूमियत है, जो उनकी एक बिल्कुल बोला पाना, उसको ये कैश करने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करते हैं और ये फिर इनका वक्त के साथ साथ ये हेजिटेशन जो इनकी खत्म हो जाती है। कामरान मेरे साथ ही मौजूद रहिएगा। मैं ये प्रोटोकॉल देखने के बाद मैं बड़ा क्यूरियस हो गया हूं कि मैं इनके बारे में और कुछ जानूं, और आपने यकीनन ये दिखा के अच्छा किया। नाजरीन आपको मैं कुछ बताऊं कि जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, जो अभी देखना चाहते हैं, कि वर्ल्ड ब्लू वर्ल्ड के नाम से एक सोसाइटी है जो कि पिंडी में आरडीए रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी का काम ये होता है कि कोई भी सोसाइटी जब मार्ज वजूद में आती है तो सबसे पहले वो एनओसी लेती है, उसके बाद उसके ऑफिसेज और उसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन होती है। जब कंस्ट्रक्शन होती है उसके बाद तमाम तर सहूलियात वहां पे पहुंचती हैं। लेकिन ब्लू वर्ल्ड कोई आम सोसाइटी नहीं है, ना ही इसको कोई आम लोग चला रहे हैं, बल्कि ये वो सोसाइटी है जो कि एनओसी के बगैर मार्ज वजूद में आई है। वहां पर एनओसी के बगैर ब्लू वर्ल्ड में तमाम तर सहूलियात पहुंची हैं। ब्लू वर्ल्ड की जो असल जमीन है वो 36 कनाल के करीब है। 36 कनाल में कौन सी सोसाइटी बन सकती है? कौन से लोग हैं जो सोसाइटी बना सकते हैं 36 कनाल में? ये इन लोगों का काम है जो प्रोटोकॉल की सैकड़ों गाड़ियां लेकर अपने साथ चलते हैं, जिनके पास सैकड़ों की तादाद में गनमैन है और वो कब्जा माफिया बाकायदा डिक्लेयर्ड है। आपको मैं पहले भी दिखा चुका हूं कि सुप्रीडेंट पुलिस की जानिब से रावलपिंडी के उनकी जानिब से यह बताया गया है कि ये जो ब्लू वर्ल्ड की सोसाइटी के जो मालिक हैं चौधरी नदीम एजाज, वल्द मोहम्मद एजाज,
ये बाज़ाब्ता कब्जा ग्रुप में शामिल हैं और इन पर 2019 में 4 मुकदमात हैं जिनमें मुख्तलिफ दफात जो हैं वो लगाई गई हैं। और इसके साथ साथ इनके जो पार्टनर हैं वो साद नज़ीर हैं, जिनके वालिद मोहम्मद नज़ीर साबिक डीसी हैं, और इन्होंने 36 कनाल की बजाय अब सैकड़ों कनाल अराजी पर एक तो कब्जा किया है। और इसके साथ साथ ये सिर्फ यही नहीं बल्कि एनओसी के बगैर ही वहां पे जो दफातर बनाए गए आरडीए की जानिब से उसको गिराया गया, डिमोलिश किया गया, लेकिन उसके बावजूद अभी तक काम जारी है, ऑफिसेस फिर बन गए। आरडीए के कौन से लोग इसमें मुलव्विस हैं, कौन से पुलिस के मुलव्विस हैं, किसकी आशीर्वाद आखिर इनको हासिल है कि आरडीए जैसा पावरफुल इदारा और इस्लामाबाद के करीब बैठ के, पिंडी के पास बैठ के आरडीए की नाक के नीचे इतनी बड़ी सोसाइटी, गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी बना दी। और बनाने के बाद इनको बेचने का तरीका आप देखिए कि सोशल मीडिया पर जो मुहिम चलाते हैं उसमें वो तमाम तर सहूलियात देने का वादा करते हैं और इतनी खूबसूरत स्ट्रक्चर दिखाते हैं कि लोग खींचे चले आते हैं, फिर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो ओवरसीज हैं वो भी इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उनको मिलता कुछ नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहां से जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की, उन्होंने अपनी जमा पूंजी, पूरी जिंदगी की कमाई जो है वो घर बनाने में लोग लगा देते हैं, और उन्होंने यहां पे प्लॉट खरीदा, उनको ना तो प्लॉट मिला ना फाइल मिली। और दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने फाइलें ली। अब मैं इनकी फाइलों की तादाद अगर आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे कि ब्लू वर्ल्ड के मालिकान ने मिलकर जो फाइलें फरोख्त की, ब्लू वर्ल्ड के मालिकान, ये आप ज़हन में रखें कि ब्लू वर्ल्ड के मालिकान के नाम 36 कनाल जमीन है, 36 कनाल अराजी है, और इन्होंने जो ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी के नाम पर फाइलें फरोख्त की हैं उनकी तादाद 2 लाख है। आखिर कोई कैसे इतनी बड़ा फ्रॉड जो है वो कर सकता है? और फिर इतना पावरफुल एक शख्स कि आप उसने प्रोटोकॉल आपने देखा कि सैकड़ों गाड़ियां उनके साथ मौजूद हैं। आखिर इदारे क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे, आखिर इदारे क्यों नहीं नोटिस ले रहे? जो प्रोटोकॉल है उसमें कौन लोग शामिल हैं, आखिर इतनी बड़ी तादाद में गाड़ियां कौन लेके आता है? ये प्रोटोकॉल है नाजरीन, ये आप देखिए कि किस तरीके से लोग जो हैं वो वहां पर उनके पास खींचे चले आते हैं। कौन लोग हैं ये आखिर? इतने बड़े बड़े लोग, ऐसा प्रोटोकॉल, इतनी गाड़ियां तो आप वजीर आजम के काफिले के साथ नहीं देखते जितनी गाड़ियां आप इनके काफिले के साथ देख रहे हैं। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात यह कि इन्होंने एक तंजीम बनाई, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, वो रजिस्टर्ड करवाई, और उसका भी नाम इन्होंने ब्लू वर्ल्ड रखा, और ब्लू वर्ल्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज। और इनका मानना है, इनका कहना है, इन्होंने अपनी जो वेबसाइट पे जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तश्कील दिया उसमें हसास इदारों के रिटायर्ड मुलाजमीन को रखा, इदारों को बदनाम किया, उन मुलाजमीन को बदनाम किया, और उनको मालूम भी नहीं कि उनके नाम पर किस किस्म के ये फ्रॉड जो है वो कर रहे हैं, और आखिर कौन लोग हैं ये। और फिर इसके साथ साथ कमिश्नर के ऑफिस में जाके, आरडीए ऑफिस में जाके धमकियां लगाते हैं, और इनको को पूछने वाला नहीं। ये इस्लामाबाद की सूरत हाल है, पिंडी की सूरत हाल है, ये इस्लामाबाद के मंशा बम की सूरत हाल है कि जो आप इस वक्त जो है वो मुलाहिजा कर रहे हैं कि आखिर वहां पे भी जो कब्जा माफिया कितना एक्टिव हो चुका है। ये तमाम तर मामला तो अपनी जगह। सबसे पहली बात तो कि आरडीए की मिली भगत से ब्लू वर्ल्ड सिटी के मालिकान ने 118 अरब रुपए कमाए हैं। 118, नाम लेना बहुत आसान है, 118 ये मिनिमम है कामरान, ये मिनिमम अमाउंट है जो जी जी कि जो लॉ है उसके मुताबिक कोई भी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी जो है वो फाइल फरोख्त नहीं कर सकती। वो रजिस्ट्री देगी और बकायदा अपना प्लॉट इंतकाल करेगी अपने क्लाइंट के नाम पे। तो ये जो मतलब ये सरकारी लेवल पे होता है कि आप कोई एलडीए या सीडीए कोई अगर करे तो वो सिर्फ फाइल जो है वो देते हैं, लेकिन इन्होंने कानून की इंतहा की है, कानून की धज्जियां उड़ाने में। इन्होंने फाइलें, बकायदा फाइलें बेच रहे हैं जो कि 100% इलीगल है। इसको अगर ये सोसाइटी प्रूव हो भी जाए तो भी ये फाइलें नहीं बेच सकते। अभी एक तो यह है कि इनके पास एनओसी नहीं है, सोसाइटी नहीं है, कुछ है नहीं, तो इसके बावजूद ये फाइलें बेच रहे हैं। अगर ये सोसाइटी प्रूव हो भी जाए तो भी फाइलें नहीं बेच सकते। तो ये ला कानून नहीं है। तो इस कदर अंडर एस्टिमेट करना इदारों को, और इस तरह मिस यूज करना हमारे हसास अदारे के जो आला ओहदों पे फाइल हैं, उनको मालूम भी नहीं कि उनको यूज किस लिए किया जा रहा है। ऑफ कोर्स उनको मतलब देखिए, ये अब ये एक सवालिया निशान है उन पे। अगर उनको मालूम है तो ये उससे भी बड़ा लम्हा फिक्री है। अगर नहीं मालूम तो यकीनन ये उनको सोचना चाहिए कि अगर ये इतने बड़े स्कैंडल्स में उनका नाम आ रहा है तो उनको यकीनन इन लोगों को। हमारा तो फोरम ओपन है कामरान साहब, हमारा तो फोरम ओपन है कि अगर ब्लू वर्ल्ड के मालिकान अपना मौकफ देना चाहें तो वो दें, खुले बंदों आकर दें, सरेआम दें कि अगर इसमें, क्योंकि हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट है। ये वो डॉक्यूमेंट है कि जो कि असेंबली के फ्लोर पे रिप्रेजेंट किया गया, ये वो है जो कमिश्नर जिला रावलपिंडी को एप्लीकेशन दी गई, और इसके साथ साथ वो डॉक्यूमेंट के जो जिस तरीके से ये अभी दिखाएंगे आपको प्रोड्यूसर हमारे, कि जो ऑपरेशंस विंग की जानिब से जारी किया गया है कि ये बाकायदा जो है वो नदीम एजाज साहब जो है वो कब्जा माफिया में इन्वॉल्व है, वो कब्जा उन पर हुआ है। और 4 मुकदमात जिसकी डिटेल मैंने आपको बताई, उन पर 4 मुकदमात तो 2019 के दर्ज हैं, और उससे पहले उनका बैकग्राउंड क्या था, नैब को, एंटी करप्शन को, और इसके ये आप इन साहब को देखें, ये नदीम एजाज साहब हैं,
اور بلو ورلڈ کے مالکان ہیں، اگر یہ بھی کوئی موقف دینا چاہتے ہیں تو ہم حاضر ہیں. آپ بتائیں کہ NOC آپ کے پاس ہے یا نہیں، آپ بتائیں کہ آپ کی ملکیتی زمین کتنی ہے، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے شام لاٹیں اپنی اس میں شامل کی ہیں کہ نہیں، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے نالا سنوا کا جو علاقہ ہے، وہ جو زمین ہے ان کی ملکیتی وہ اپنی سوسائٹی میں شامل کی کہ نہیں، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اوورسیز کی زمینوں پر قبضے کیے کہ نہیں، آپ یہ بتائیں کہ آپ کا فارم ہاؤس جو ہے وہ بن رہا ہے وہ کس کی زمین پر ہے، کہ آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہے. ہمارے پاس تمام ڈاکومنٹس موجود ہیں، اور یہ وہ ڈاکومنٹس ہیں کہ جو ہر جگہ پہ ہر محکمے میں موجود ہیں، اور آپ کے خلاف جو ہے وہ آواز ہر شخص نے اٹھائی ہے. بہت سے کمپلیننٹ ہیں کہ جنہوں نے مختلف فورمز پر آواز اٹھائی، لیکن بنا کچھ نہیں. کامران، ہم تو آپ ان کو لے کے آئے کہ بتائیں بھائی کیا وجہ، ہم آنے والے وقت میں مزید اس پر بات کریں گے. آج ہماری جو اسسٹنٹ کمشنر راولپنڈی صدر ہیں منصور خان، ان سے بھی ملاقات اس حوالے سے بات بھی، تو انہوں نے کہا دیکھیں جی میں نے جو ابھی تک ڈاکومنٹس دیکھے ہیں مجھے ان پہ میں سیٹسفائی نہیں ہوں، مجھے ان پہ جو ہے وہ بالکل بھی کوئی شفافیت نظر نہیں آ رہی. اور انہوں نے بلکہ اپنے جو نائب تحصیلدار ہیں جوید ملک صاحب جنہوں نے ایک رپورٹ دی تھی کہ آپ ان پہ بھی اعتراض اٹھاتے ہوئے ان کی رپورٹ کو بھی ریجیکٹ کر دیا، اور ان کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ آپ کس طرح کی رپورٹیں دے رہے ہیں، آپ کو مینج تو نہیں ہوئے. تو جب اس طرح، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسے ہمارے افسران، ہماری انتظامیہ نے کوئی نہ کوئی ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو پھر بھی جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے اور جو عوام کے لیے کام کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی بالکل مجھے کسی سے ذاتی اختلاف نہیں ہے، لیکن میں بالکل اس سوسائٹی کو نہیں دوں گا. آج کم از کم آج کوئی 30 سے 35 لوگ جو تھے وہ باقاعدہ ریٹرن شیپ میں آج اسسٹنٹ کمشنر راولپنڈی جن کے ساتھ فراڈ ہوا جی، جن کی زمینوں پہ قبضہ ہوا، یہ وہ لوگ، یہ فائلر نہیں ہے. اچھا، جن کی زمینوں پہ قبضہ ہوا. اچھا، فراڈ بھی کافی قسم کے، ایک تو زمینوں پہ قبضہ کیا گیا، ایک سرکاری زمینوں پہ قبضہ کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ فائلیں فروخت کی گئیں، اور کچھ کو پیسے لے کے پلاٹ نہیں دیے گئے. 4 قسم کے فراڈ تو سامنے آ گئے ہیں. لیکن طارق ابھی انہوں نے جو ابھی جنہوں نے لیٹسٹ ایک جو انہوں نے دیا ہے وہ دیا ہے کہ اگر آپ ایک ہفتے میں آپ اگر بکنگ کراتے ہیں تو آپ کو 20% مزید ڈسکاؤنٹ دیں گے جو پلاٹ ہیں. تو اگر اس وقت پورے پاکستان میں جہاں پہ پراپرٹی کا کام ہو رہا ہے سب سے زیادہ کمیشن ایجنٹ ان کے ہیں، اور سب سے زیادہ جو یہ کمیشن یہ پے کر رہا ہے. اس کے بعد اگر آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں تو پورے پاکستان میں ابھی تک پوری انتظامیہ میں کسی بھی افیشل کا وہاں پہ کسی قسم کا کوئی بیان موجود نہیں ہے. تو وہاں پہ جتنے بھی بیان ہیں، کوئی کسی پراپرٹی ڈیلر کا ہے کہ آپ انویسٹمنٹ کر لیں، بڑی اچھی اسکیم ہے، ان کے CEO کا ہے کہ ہم ایسے کر دیں گے. لیکن دیکھیں جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ نے متعلقہ اداروں کو انوالو کرنا ہوتا ہے، ان کو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے، اور اپنی قانونی کارروائی جو ہے، اپنی جو بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کرنا ہوتا ہے. تو جب آپ قانونی طور پہ جو ریکوائرمنٹ ہے سوسائٹی کی وہ پوری نہیں کرتے تو آپ فراڈ کے زمرے میں آتے ہیں، آپ 2 نمبری کے زمرے میں آتے ہیں. تو یہ بلیو ورلڈ سوسائٹی یہی کر رہی ہے کہ وہ تمام جو لیگل ان کے پوائنٹس ہیں ان کو اگنور کر رہی ہے، اور جو منفی ہتھ کنڈے ہیں ان کو اپنا کے پیسے بٹورنے کا کام جاری رکھ رہی ہے. اور جو متاثرین ہیں جنہوں نے پلاٹ جیسے فائلر، انہوں نے بھی پچھلے دنوں بلیو ورلڈ سٹی کے دفتر کا گھیراؤ کیا. وہ بھی آپ کو میں نے فوٹیج بھیجی تھی، اس کے دیکھیں کہ انہوں نے بھی وہاں پہ نعرے لگائے اور وہاں پہ انہوں نے بھی احتجاج کیا. متاثرین تو بہت بڑی تعداد میں ہیں کامران، متاثرین تو بہت بڑی تعداد میں. ان کی بات ٹھیک ہے کہ وہ جائیں کہاں پہ، نہ نیب سن رہا ہے، نہ RDA سن رہی ہے، نہ اینٹی کرپشن سن رہا ہے، جائیں کہاں، وہ کس کے پاس جائیں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے طارق، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں دیر اندھیر نہیں ہے. یقیناً جو رسی جس کی دراز ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات جب حرکت میں آتی ہے تو بہت بڑے بڑے لوگوں کو جو ہے، اور اس سے بڑا عدل کرنے والا کوئی نہیں ہے. جی، اور یہ یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان غریبوں کی آواز ضرور سنے گا، اور یقیناً اس طرح کے جو فرعونیت میں مبتلا لوگ ہیں ان کا وہ بھی اپنے کیفر کردار کو انشاءاللہ ضرور پہنچیں گے. اور ہم بالکل ٹی وی ٹوڈے کے پلیٹ فارم سے ہم نے ٹھیک ہے، بہت شکریہ کامران. اس حوالے سے آپ بھی انویسٹیگیٹ کریں، مزید جو سکینڈل کے مندرجات ہیں، مزید جو ان کی کارستانی ہے وہ آپ کے سامنے لائیں گے. لیکن میں آخر میں آپ کو پھر بتا دوں جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے کہ RDA جو راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے ان کی جانب سے NOC کے بغیر ایک ایسی سوسائٹی مارز وجود میں آئی ہوئی ہے چکری روڈ پر کہ جس کا نام ہے بلو ورلڈ سوسائٹی. اور بلو ورلڈ ایک آرگنائزیشن بھی بنائی ہے، بلو ورلڈ گروپ آف کمپنیز بنائی گئی ہے، جس کے ڈائریکٹرز میں، بورڈ آف گورنرز میں جو ہے وہ نام دیے گئے ہیں، بورڈ آف ڈائریکٹرز میں حساس اداروں کے ریٹائرڈ ملازمین کے، اور ان کے نام کو استعمال کر کے جو ہے وہ آگے سارا کام چلا گیا. یہ ٹی وی ٹوڈے کی ایکسکلوزیو سٹوری، اور اس پر ہم مزید کام کریں گے، مزید حقائق آپ کے سامنے لائیں گے. اگر بلو ورلڈ کا کسی بھی جگہ پروجیکٹ آپ کے سامنے، لاہور میں بھی ان کا دفتر، لاہور میں بھی اس قسم کی صورتحال ہے، وہ 1-2 دن میں آنے والے وقت میں آپ کے ساتھ اسی پلیٹ فارم سے جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اگر آپ جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں ٹی وی ٹوڈے کے دفتر آ سکتے ہیں. بلو ورلڈ کے حوالے سے جتنا بھی فراڈ ہے، اگر آپ
किसी न किसी जगह पर कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं इस मामले में, तो आप यकीनन आए, हम आपकी आवाज बनेंगे और आवाज उठाते रहेंगे। सबसे बड़ी अदालत तो अल्लाह की अदालत है, लेकिन ऐसे लोग जिनका कर्रो-फर आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां हैं, उसके साथ साथ सैकड़ों के आदमी हैं, लोग हैं, गार्ड्स हैं, प्रोटोकॉल है, गन्स हैं, और उसके अलावा उनके ताल्लुकात की आप इंतहा देखें कि इतनी बड़ी सोसाइटी इस्लामाबाद में, यानी रावलपिंडी की नाक के बिल्कुल नीचे इतनी बड़ी सोसाइटी बना दी कि 36 कनाल के मालिक जो है वो सैकड़ों हजारों कनाल की अराजी जो है वो कब्जे में कर लेता है, और उसके साथ साथ अपना फार्म हाउस जो है वो कब्जे की जगह पे बनाता है, अपना एक जाती घर कब्जे की जगह पे बनाता है, और उसके साथ साथ 36 कनाल अराजी की 2 लाख फाइलें जो है वो बेच देता है और 118 अरब बटोर लेता है। ये हाउसिंग सोसाइटीज में सबसे बड़ा स्कैंडल है मेरे ख्याल में पाकिस्तान में, और इस पर हुकूमत को कोई ना कोई नोटिस लेना चाहिए, हुकूमत वक्त को सामने आना चाहिए, आरडीए को थोड़ा मजबूत होना चाहिए। जैसे एसी सदर से आज उनकी बात हुई पिंडी में, तो उन्होंने कहा कि इसमें शफाफियत नजर नहीं आ रही मामले में। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि आरडीए की मिली भगत के बगैर ये कैसे मुमकिन है। वहां पे तमाम तर मामला एनओसी के बाद चलते हैं, बाकी तो मामला एक अलग चीज है। जब एनओसी किसी को मिलता है तो उसके बाद ही सहूलियात वहां पे पहुंचती हैं, और इतना बड़ा लश किस्म का ऑफिस बनाना, लश पश गाड़ियां रखना और इसके साथ साथ इतना बड़ा काफिला लेकर चलना कोई आम बात नहीं है। जाहिर है आम आदमी उनकी शिकायत में नहीं जाएगा, जिसने 10, 15, 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है वो कैसे उनके खिलाफ जाएगा। इतने ही उसकी केस पे लग जाएंगे और उसको हासिल कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये लोग बड़े लोग होते हैं, ये असदहे बन जाते हैं, और उसके साथ साथ जो आने वाले लोग हैं, जो उनके खिलाफ चलने वाले लोग हैं, उनको निगल भी जाते हैं। पाकिस्तान में इस किस्म के फ्रॉड को जो है वो रुकना चाहिए। अगर आपके साथ भी इस किस्म का ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी का कोई स्कैंडल या कोई आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो आप जरूर इन्फॉर्म करें, बताएं। आने वाले वक्त में हम मजीद भी इस हवाले से बात करेंगे ब्लू वर्ल्ड के तमाम मालिकान से, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, उनका मौक़िफ़ भी जानेंगे। जाहिर है हम एक वन साइडेड नहीं चलेंगे बिल्कुल, और आने वाले वक्त में हम रावलपिंडी में आरडीए का मौक़िफ़ भी जानेंगे कि आखिर वजह क्या है, और इसके साथ साथ दीगर जिम्मेदारान से भी जानेंगे कि आखिर इस सोसाइटी के खिलाफ कार्रवाई क्यों अमल में नहीं लाई गई, आखिर पीछे कौन है, आखिर क्यों इतना मजबूत है ये शख्स कि जिसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, जिसने आरडीए की नाक के नीचे इतनी बड़ी सोसाइटी को जन्म दे दिया, मार्ज वजूद में ले आया, उसके खिलाफ क्यों कार्रवाई कोई नहीं कर रहा। कानून के हाथ तो बहुत लंबे हुआ करते हैं, लेकिन ऐसे लोग कैसे बच जाते हैं, और फिर गरीब लोगों का पैसा जो है वो कहां पे गया, किसकी जेब गर्म हुई और कितना फायदा उठाया। 118 अरब कहां पे है, किसको प्लॉट मिला, किसको नहीं मिला, यह आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए टीवी टुडे।